फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो मेरा चैनल है ये टीचिंग का है। इस पर मैं टीचिंग के लिए वीडियोस बनाती हूँ, बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोस बनाती हैं, फूड साइंस के भी वीडियोस बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, आप लोग जो भी फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको सबसे पहले मेरा बहुत बहुत थैंक्स है। ओके। और जैसे कि है कि अपकमिंग जो भी वैकेंसीज़ हैं, आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। और अब आज मेरा जो टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, और ये आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। ओके। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और प्रिपरेशन करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इस टॉपिक में है चीज़ें वो हम आज क्लियर कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन है। ओके। तो यूरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी बताया गया है। देखिए, सबसे पहले जो यूरिन है वो कैसा होता है, उसका जो कलर है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिन का जो कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। ओके। यूरिन का कंस्टिट्यूएंट्स पूछा जाता है, यूरिन एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। यूरिन का पीएच भी इवन पूछा जाता है। तो देखिए, जो यूरिन है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरोक्रोम। ओके। और ये जो यूरोक्रोम होता है वो क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है उसका एक प्रोडक्ट होता है। ओके। तो जो यूरोक्रोम है वो हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन का एक प्रोडक्ट है। और नाउ ये जो यूरिन होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये एसिडिक है और इसकी पीएच कितनी है, 6 है। लेकिन ये डिपेंड करता है जो भी डाइटरी इंटेक, यानी कि जो भी खाना खाया जाता है, जो भी पर्सन टू पर्सन जो भी इंटेक जो फूड होता है उस पर डिपेंड करता है। ओके। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसकी जो रेंज है वो 1.003 से लेकर के 1.04 है। और ये स्लाइटली हायर होती है वाटर से। ओके। अगर हम वाटर के साथ, पानी के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा बस जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी ज़्यादा होती है। नाउ अब अगर इनटेक जो फूड जो भी हम लोग खा रहे हैं, अगर उसमें जो फ्रूट्स फल ज़्यादा हैं और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा है, तो ये इस जो यूरिन है उसको ज़्यादा ही एसिडिक बना देता है। और अगर वेजिटेबल्स ज़्यादा खा रहे हैं तो ये क्या होती है, एल्कलिनिटी को बढ़ाता है। ओके। तो जो कि फ्रूट्स में आपको पता है कि एसिड्स होते हैं, और तो इसलिए ये एसिडिटी को बढ़ा देता है। और वेजिटेबल्स जो हैं जबकि वो एल्कलिनिटी को यानी क्षारीयता को थोड़ा बढ़ा देती हैं। अब देखिए, जो यूरिन में अनप्लीजेंट सी या जो एक स्मेल सी आती है, ओके, वो कैसी होती है, वो अमोनिकल स्मेल होती है। ओके। और ये अमोनिकल स्मेल कहाँ से आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि जो यूरिया है उसका कन्वर्जन अमोनिया में हो जाता है बाय द माइक्रोबियल एक्शन, यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, बैक्टीरिया या जो भी आसपास जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से ऐसा होता है। ओके। तो इसलिए एक स्मेल सी आती है। नाउ अब जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इन यूरिन। यूरिन में क्या चीज़ एबनॉर्मल हो सकता है। ओके। नॉर्मल यूरिन की बात हो गई, आपको उसके बारे में पता चल गया। नाउ एबनॉर्मेलिटी है तो किस किस चीज़ की होती है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो प्रोटीन है। ओके। और ये प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अगर जो है अधिकता है या एबनॉर्मेलिटी है, तो यहाँ पे देखिए, जब इंजरी होती है रीनल ट्रैक्ट की, यानी जो रीनल ट्रैक्ट है, किडनी का जो ट्रैक्ट है, तो उसकी जब इंजरी होती है, उसमें कोई चोट है या ऐसा कुछ भी इंजरी हो जाता है, ओके, तो क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यानी ग्लोमेरुलस का नाम अभी आप लोगों ने इतना पढ़ा ग्लोमेरुलस के बारे में, नेफ्रॉन में होता है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाउ सेकेंड नंबर पे है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स की एबनॉर्मेलिटी होगी कब होगी, जब जॉन्डिस या पीलिया हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो बाइल के यानी तो पित्त के जो लवण होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उनकी अधिकता हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाते हैं वो। और अधिकता भी हो सकती है। अब नॉर्मलिटी का मतलब कि जो नॉर्मल रेंज है उससे कम या ज़्यादा। ओके। तो यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स हो गए। नाउ ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है, बीमारी डायबिटीज़ की, शुगर की बीमारी को कॉमन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का हो गया। नाउ अब यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ या एसिटो एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइक एसिड, ओके, इनका क्या एबनॉर्मेलिटी हो जाता है, इनका कब होता है, इनका होता है जब डायबिटीज़ मेलिटस होता है और बहुत ज़्यादा जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग फास्टिंग में भी हो जाता है कीटोन बॉडीज़ का एबनॉर्मेलिटी। नाउ उसके बाद लास्ट है 5th नंबर पे क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन कब होगा, क्रिएटिनिन का
जो होगा ये हाइपरथायरॉयडिज्म में, यानी कि जब थायराइड जो आपका हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है, और जब कम होता है तो हाइपो कहलाता है। तो और या तो फिर भूख की अवस्था में बहुत ज़्यादा स्टारवेशन किया गया है, भूखे रहा गया है। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ों की एबनॉर्मलिटी मिलेगी। अगर आप इन सारी कंडीशंस में अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको ये चीज़ों की एबनॉर्मलिटी मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे डिजीज़ जो यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाती हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए नेफ्राइटिस, पहले नंबर पर नेफ्राइटिस है। तो नेफ्राइटिस जो है ये इन्फेक्शन कैसे होता है? पहली बात तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और इसमें किडनी में इन्फ्लेशन हो जाता है, जलन होती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेकेंड नंबर पे है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इसमें ग्लोमेरुलाई जो है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। थर्ड है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में जो किडनी के टिश्यू है पेल्विस रीजन में, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नाउ फोर्थ है सिस्टिसिस। ओके, तो इसमें क्या होता है? सिस्टाइटिस में जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टाइटिस कहलाएगा। नाउ उस रीनल कैल्कुलाई बहुत फेमस है। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? जो स्टोन्स या फिर इनसॉल्युबल मास होता है क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स का, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो रीनल स्टोन में जो सॉल्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ऑक्सलेट। ओके, जनरली ऑक्सलेट होते हैं और ये किडनी के अंदर बनने लगते हैं, तो ये रीनल कैल्कुलाई हो जाती है। पॉलीयूरिया क्या होता है? जब यूरिन की जो अमाउंट पास की जाती है वो बहुत ज़्यादा पास होने लगती है, तो पॉलीयूरिया बीमारी हो जाती है। यूरीमिया क्या है? यूरीमिया जब यूरिन की जो कंसंट्रेशन है, उस यूरिन जो है उसमें यूरिया की जो कंसंट्रेशन जो ब्लड में अगर बढ़ने लगती है तो क्या कहलाते हैं? ये यूरीमिया कहलाती है। यानी कि जो यूरिया की कंसंट्रेशन जब ब्लड में आपको बढ़ी हुई मिलेगी तो ये यूरीमिया की कंडीशन होगी। ओके, एल्कैप्टोन्यूरिया एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें जो है जो होमोजेंटिसिक एसिड होता है वो यूरिन में बाहर आने लगता है, एक्सक्रीट आउट होता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। एल्कैप्टोन्यूरिया में मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें होमोजेंटिसिक एसिड यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लगता है। फिर नेक्स्ट है पायूरिया में जो यूरिन है उसमें पस पाया जाता है। ओके, पस बनने लगता है, पस पाया जाता है। ग्लाइकोसूरिया, ये ग्लूकोज अगर यूरिन में आ रहा है तो ये ग्लाइकोसूरिया कहलाएगा। हीमेटूरिया क्या है? अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये हीमेटूरिया कहलाएगा। ओके, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। नाउ नेक्स्ट मैं जो स्लाइड है वो है हमारे पास जो रीनल स्टोन है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, कुछ डिजीज़ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो रीनल स्टोन है इसमें होता क्या है? ये एक्सेसिव हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, एक्सेस यूरिक एसिड या फिर ऑक्सलेट का फॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है, और इसकी वजह से जो रीनल स्टोन या फिर रीनल कैल्कुलाई हो जाती है। नाउ जो स्टोन किडनी में प्रेजेंट होता है या फिर यूरिन ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंटेंस कोलिक पेन होता है। ओके, बहुत दर्द होता है, कोलिक पेन होता है, और ये सर्जरी को कहते हैं नेफ्रोलिथोटोमी। इस सर्जरी के द्वारा या फिर लेज़र के द्वारा ब्रोक करके इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो नेफ्राइटिस की है। नेफ्राइटिस में क्या होता है? इसको ब्राइट्स डिजीज़ भी कहते हैं, ब्राइट्स डिजीज़। और यहाँ पे जो किडनी के किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये ब्राइट्स डिजीज़ कहलाती है। ओके, किडनी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये क्यों होता है? ये कंजेनाइटल किडनी डिफेक्ट की वजह से होता है, और यहाँ पे जो एलर्जिक रिएक्शन है इसके द्वारा फिर एक जो बैक्टीरिया है जिसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, इसके द्वारा ये हो जाता है। नाउ ये नेफ्राइटिस कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास जो आगे पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि ये जो है जो पार्ट अफेक्टेड होता है इस डिजीज़ से, ठीक है, ये जो है पॉलीनेफ्राइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को रिफ़र करता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? लाइक आपका स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा। ओके, और ये कंजेनाइटल किडनी डिफेक्ट है, यानी कि ये जन्म से कंजेनाइटल होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए अब जो इन्फ्लेमेशन होता है यहाँ पे, ओके, रीनल पेल्विस का, यहाँ पे जो पॉलीनेफ्राइटिस है रीनल पेल्विस का है और मेडुलरी टिश्यू का है। ओके, और जो ये जो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस है ये ग्लोमेरुलाई का इन्फेक्शन है, जो कि अभी पहले भी बताया हुआ था। अब यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें बैक पेन होता है और पेनफुल मिक्चुरेशन होता है, यानी कि जब यूरिन पास किया जाएगा तो बहुत पेन होगा।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर का देख लेते हैं यहाँ पे, जिसको किडनी फेल्योर भी कहते हैं। ये इसमें पार्शियल या फिर टोटल जो है किडनी की इनेबिलिटी हो जाती है कि ये एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है, सॉल्ट वाटर को रेगुलेटरी फंक्शन इसका रुक जाता है और इसमें यूरीमिया हो जाता है। ओके, और यहाँ पे ट्यूब्यूलर इंजरी हो जाती है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ग्लोमेरुलाई का आर्टेरियल या फिर वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो जाता है, और जो ड्रग रिएक्शन होती हैं, हेमोरेजिक होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो DI है, यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये जो कंडीशन होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, यानी कि मिक्सचरेशन होता है, और जो यूरिन है वो सीवियरली डाइल्यूटेड हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा थिन डाइल्यूटेड होता है, पतला होता है, वाटरी होता है बिल्कुल। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पे जो डिफिशेंसी होती है वो आर्जिनिन वेसोप्रेसिन की यहाँ पे डिफिशेंसी हो जाती है, जिसको यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH भी कहते हैं। ADH के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी बता चुकी हूँ। ओके, और या तो फिर जो है ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जो है यहाँ पे किडनी की ADH के लिए इनसेंसिटिविटी हो जाती है। ओके, तो इस कारण से भी ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो है यहाँ पे मिक्सचरेशन की, तो एक बार मिक्सचरेशन के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जो इसमें क्या होता है, जो एक्सपल्शन होता है यूरिन का, ओके, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? मिक्सचरेशन कहलाता है। यानी कि जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और इसको पास आउट करना ही मिक्सचरेशन कहलाता है। अब देखिए, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो ग्रेजुअली फिल्ड अप होता है यूरिन से। ओके, और इसमें जो है जो इसकी कैपेसिटी होती है अबाउट वो 800 ml की होती है कि इतना इसमें स्टोर हो रह सकता है। और जब जो है ये जो अमाउंट है वो 500 ml तक पहुंचती है तो फिर ये स्ट्रेच होने लगती है। और जो मसल है जो कि मिक्सचरेशन को कंट्रोल करती हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? ये ऑटोनॉमिक होती हैं एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होती हैं। अब देखिए, जब स्टोरेज होता है और जब इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है, जब फिलिंग हो जाती है तो जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे अब जो है वो टेंस्ड हो जाता है, यानी कि उसमें टेंशन आ जाती है, और जो डिट्यूसर मसल होती हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं, और ये जो रिलैक्सेशन वाला काम होता है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में कि कौन सा जो एक्शन है वो सिंपैथेटिक एक्शन है और कौन सा पैरासिम्पैथेटिक है, कौन सा ऑटोनॉमिक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब जो ये भी है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर पे जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये आपका जो मसल सिस्टम आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एक चीज़ आती है। तो देखिए, स्ट्रिप्ड मसल होती है कि अनस्ट्रिप्ड होती है, इनवॉलंटरी होता है कि वॉलंटरी होता है। ओके, ये चीज़ भी आपको जानना है। तो देखिए, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं जो कि एक सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा कैरी किया जाता है, ब्रेन तक पहुँचाया जाता है, और उसके बाद ये फुलनेस का सेंसेशन देता है कि अब ये फुल हो चुका है ब्लैडर। ओके, और इसके बाद फिर यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। इनमें क्या होता है, सैक्रल स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होती हैं, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है डिट्रूसर मसल्स का यूरिनरी ब्लैडर में, उसका जो है ये इंडिकेशन देती हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो मोटर इम्पल्स होती है वॉलंटरी होती है, स्ट्रेटेड एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, और फिर अब ये रिलैक्स हो जाता है, इसको रिलैक्स बना देते हैं और यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। अब यहाँ पे जो यूरिन का कंस्टिट्यूएंट है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो यूरिन का कंस्टिट्यूएंट है, केमिकल कंपोजिशन है जो यूरिन का, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर 95 to 96% होता है, यूरिया 2% होता है, और अदर डिजॉल्व सॉलिड 2 से 3% तक होते हैं। देखिए, जो यूरिक एसिड है वो कहाँ से, वो जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन जो होती है उससे डिराइव किया जाता है, और जो क्रिएटिनिन है वो एक ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट होता है मसल के मेटाबॉलिज्म का। ओके, तो ये मसल मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्जेलेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्मॉल क्वांटिटी है आपकी अमोनिया की, एंड यूरोबिलिन एंड हिमेटोपोरफायरिन, ये सारी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके परसेंटेज पूरे दे रखे हुए हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे दिख रही है, 95% तक वाटर है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन बताया गया है। चलिए, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आज के लिए मैं यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यू चैप्टर का होगा। ओके, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच जो आपने ये लेक्चर देखा। प्लीज़ मोटिवेशन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।